नमस्कार, मैं हूं प्रणब अग्नोत्री। सीधे कुंभ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किसी भी देश को अगर जानना और समझना हो तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ के प्राचीन इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बात हमारे देश भारत के लिए भी लागू होती है। और भारत की प्राचीन परंपरा और सामाजिक समरसता का संवाहक कुंभ पर्व जो हमारा है वो विगत कई दिनों से विश्व पटल पर एक सामाजिक समरसता के भाव को बिखेर रहा है, और तमाम इसमें हर रोज नए नए कार्यक्रम, नए नए विभिन्न आयामों से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। और इस कुंभ मेला क्षेत्र में हमारे साधु, सन्यासी, मनीषी एकत्रित होकर वैचारिक मंथन कर रहे हैं, और हर रोज इसमें अलग अलग आयामों को लेकर विभिन्न तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। और रोज की तरह एक बार फिर हम आपको सीधे कुंभ से आज जोड़ेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे आनंद उपाध्याय जी, जो कि एक साहित्यकार है। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और आनंद जी, जैसा कि आप भी देख रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है कि पिछले लगभग 15 दिनों से कुंभ का जो आयोजन है वो अपने चरम उत्कर्ष पर है, और इसमें विश्व के कोने कोने से लोग आ रहे हैं बिना किसी इस चीज की परवाह किए हुए कि वहां पर व्यवस्था है या नहीं है, या कोई भी प्रबंध है या नहीं है। और किस तरह से आप देखते हैं, संक्षेप में आपसे जानना चाहिए। जी, जैसे कि आपने अपनी भूमिका में भी कहा, निश्चय ही ये भारतीय सांस्कृतिक वैशिष्टता का एक गुलदस्ता कहा जाएगा इसे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मात्र आध्यात्मिक ही नहीं अपितु सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और पौराणिक, इन सब महत्वों का एक सम्मिश्रण है महाकुंभ हमारा जो इस वक्त का। और इसके पीछे एक सामाजिकता के साथ साथ, जैसा कि हमारी संस्कृति का मूल आधार रहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो उस वसुधैव कुटुंबकम को भी ये कुंभ साक्षात रूप से चरितार्थ करता दिखाई पड़ता है। और अनेकता में एकता जो हमारी भारतीय संस्कृति की वैशिष्टता है, उसको भी यह कुंभ जो है प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित करता हुआ दिखाई पड़ता है। और आनंद जी, आपके साथ हम अन्य तरीके की बातचीत, अन्य विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम आपको सीधे ले चलते हैं कुंभ क्षेत्र। वहां क्या कुछ झलकियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा ने प्रयाग कुंभ में आज स्मरण डाक टिकट विमोचन किया। इस अवसर पर सूचना विवरणिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डाक विभाग निरंतर अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों की सेवा कर रहा है और अपनी सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो या पार्सल सेवा, साथ ही उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सुविधा के बारे में कहा कि इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर सहूलियत मिल रही है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। यहाँ ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं कि लोग लाखों की संख्या में आकर यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ नगरी में प्रदेश सरकार द्वारा मद्य निषेध प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। इस प्रदर्शनी को कुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में लगाया गया है, जहां रोजाना भारी संख्या में लोग प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े बजाते और नाचते गाते इन लोगों ने संगम तट पर जाकर गंगा का पूजन किया। आचार्य रामानंदाचार्य ने बताया कि कुंभ के दौरान गंगा पूजन और गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। सारे देवी देवता यहाँ विराजमान होते हैं। इस दौरान शोभा यात्रा में झांकियां भी निकाली गई।
आनंद जी, झलकियों में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और साधु सन्यासियों की जो टोलियां हैं वो चल रही हैं और मद्य निषेध विभाग द्वारा भी एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज कुंभ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब डाक टिकट जारी किया गया है। कई चीजें ऐसी हैं जो इस कुंभ में देखने को मिल रही हैं जो इतिहास में पहली बार हुई हैं और इतिहास के पन्नों में वो दर्ज भी होंगी, जैसे कि हेलीकॉप्टर सेवा है। और एक और विषय की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ से पूर्व वैचारिक कुंभों का 5 स्थानों पर आयोजन किया था। सरकार का मकसद ये था कि यहाँ पर कुंभ से पहले एक वैचारिक चेतना को जागृत किया जाए। इसकी प्रासंगिकता को आप किस तरह से देखते हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। और वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार सचमुच साधुवाद की पात्र है, विशेष रूप से कि कुंभ के महात्म्य को जिस प्रकार उसका पूरा भूमंडलीकरण करते हुए उसको व्यापक परिदृश्य पे प्रस्तुत किया गया और साथ साथ यह भी परिलक्षित किया गया कि मात्र वहाँ कुंभ का जो आयोजन है केवल एक पौराणिक या धार्मिक महत्व का विषय न हो करके इसके पीछे जो रचनात्मकता जुड़ी हुई है, जो हमारे भारतीय संस्कृति के सतरंगी पहलू जुड़े हुए हैं जी। हमारे युवाओं को सचेत करने की जो आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं कुछ वर्षों में ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि पाश्चात्य अंधानुकरण के चलते हमारी भारतीय युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से कहीं ना कहीं कुछ विलोपित हो रही थी। तो सरकार ने इन वैचारिक कुंभों के माध्यम से, चाहे वृंदावन में नारी सशक्तिकरण को बेस्ड करके किया गया, चाहे युवा वैचारिक क्रांति का आयोजन किया गया, तो समाज के जो अलग अलग पहलू हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, हमारे साधु महात्मा हैं, आध्यात्मिक पुरोधा हैं, इन सबको सम्मिश्रित रूप से जोड़ते हुए और विशेष रूप से उनमें इसके महत्व के साथ साथ यह भी प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लोग हमारे एक धार्मिक पर्यटन का भी रूप मिले इसको। पौराणिकता के साथ साथ ऐसे भी लोग हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें तमाम विदेशी, अभी मॉरिशस के राष्ट्रपति जी ने भी यहाँ पर डुबकी लगाई थी, ब्रिटेन से आ रहे हैं, यूरोपीय कंट्री से आ रहे हैं और उसी श्रद्धा और आस्था के साथ वो शामिल हो रहे हैं। और विज्ञान सम्मत है ये जो पौराणिक स्नान हमारे विशेष पर्वों पे हो रहे हैं, मात्र एक डुबकी लगाना ना हो करके इसके पीछे पूरा एक विज्ञान सम्मत तथ्य है। इन सब से हमारी युवा पीढ़ी और विदेशी देशी सब लोग जैसे रूबरू भी हो रहे हैं और निश्चय ही सरकार ने इस प्रयास को जो किया उसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही साधुवाद की पात्र है। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो कुंभ जो शब्द है वो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो अर्थ बहुत ही व्यापक है और वर्तमान की जो सरकार है उन्होंने इसको और भी अधिक व्यापकता प्रदान कर दी है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर देश विदेश से तमाम लोग आ रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आए और कल ही जापान का एक भी दल यहाँ पर पहुंचा था। तो वैश्विक स्तर पर क्या इस बार के कुंभ का विस्तार कुछ अन्य कुंभों से ज्यादा दिखाई दे रहा है? निश्चय ही होता था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे डिजिटल मीडिया के जरिए, प्रचार प्रसार के माध्यमों के जरिए, मीडिया के जरिए और विशेष रूप से मैं आपके दूरदर्शन का साधुवाद करूंगा कि जिस प्रकार के आपके कर्मचारी अल सुबह उठ करके उसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों ने एक बहुत बड़ा कौतूहल भी पैदा किया ऐसी जमात में भी जिनको कि इसके बारे में विशेष रूप से पता नहीं था। तो उनको भी एक जिज्ञासा पैदा हुई कि हम जाके इसमें शामिल हों। और विदेश में निश्चय ही भारतीय संस्कृति का जो समृद्ध स्वरूप जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इससे अच्छा अनूठा उदाहरण नहीं हो सकता कि जहाँ योगा भी है, मेडिटेशन भी है, हमारे मेले हैं, हमारे जो पुरानी कलाएं थी, हमारी सांस्कृतिक कलाएं हैं, नौटंकी है, इनके माध्यम संस्कृति विभाग जुटा हुआ है, सूचना जनसंपर्क विभाग जुटा हुआ है। तो विभिन्न कलाओं से, नौटंकी के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से, तो इस कुंभ के आयोजन के साथ साथ हमारी जो पौराणिकता के साथ साथ जो हमारे सामाजिक विभिन्न आयाम दिखाई पड़ रहे हैं, उससे विदेश में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और बल मिल रहा है और हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को एक एक्नॉलेजमेंट भी मिल रही है, सराहा जा रहा है। और भारतीय संस्कृति की जो वैज्ञानिकता है, जो व्यापकता है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। निश्चय ही ये एक धार्मिक पर्यटन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। जी बिल्कुल। और विश्व पटल पर एक भारत की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसकी पहचान एक नए रूप में हो रही है इस कुंभ के द्वारा। और आनंद जी, आपसे बातचीत जारी रखें, लेकिन पहले एक बार सीधे हम चलते हैं कुंभ क्षेत्र, जहां पर हमारे सहयोगी विकास जी मौजूद हैं। वो आज के कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे।
अमावस्या से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संगम तट पर आ गई है। हम देख सकते हैं हमारे पीछे जन सैलाब उमड़ा हुआ है आस्था की डुबकी के लिए। भक्ति, आस्था और श्रद्धा के इस संगम तट पर लाखों की संख्या में लोग आज ही जुट गए हैं, जबकि अनुमान लगाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि मौनी अमावस्या के स्नान में 3 करोड़ लोग भाग लेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं जो संगम तट पे आए हुए हैं स्नान के लिए। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आप लोग आए हैं? हाँ जी हाँ। कहाँ से आए हैं? कैसा हम लोग आए हैं काकलखेड़ी से, पठारी के पास जी, काकलखेड़ी। आपको दिखाते हैं। अच्छा लगो। हाँ अच्छा लगो, बहुत बढ़िया है व्यवस्था, सब अच्छा। मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे आप? हाँ हाँ करेंगे। तो ये सारे श्रद्धालु मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए आए हुए हैं और हम कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। बाबूजी कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम आते हैं पोरबंदर से, गुजरात, पोरबंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत। अगर आप अपने शब्दों में कहना चाहेंगे कुंभ के एहसास को कितना है, और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आए हैं कुंभ, उनके लिए क्या है कि अरे एक बार जरूर आना, जिंदगी का सब कुछ तमन्ना पूरी हो जाएगी। एक बार आ जाएगा तो ऐसी है जिज्ञा, आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है तो यहाँ के प्रशासन की और संतों मंतों की सबकी कृपा है, और बढ़िया सा मेरा चकाचक है, बहुत है, हमको तो बहुत आया है, बहुत अच्छा है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ये संत मेला है और ये प्रयाग में 12 साल से ये कुंभ मेला शुरू हुआ। यहाँ जो कोई भाग्यशाली आत्मा है वो अवश्य प्रयागराज में आते हैं, और यहाँ भगवान की पूर्ण कृपा है, वो आते हैं और संतों का दर्शन होता है। और ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगती है और पवित्र मानस हो जाता है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं में जोश है, उल्लास है, श्रद्धा है, भक्ति है। मौनी अमावस्या का स्नान आने वाला है तो यहाँ पे करोड़ों की भीड़ जुटेगी। बस सबके मन में यही ख्वाहिश है कि श्रद्धा भक्ति में कोई कमी न रहे, लेकिन व्यवस्थाओं की बात अगर करें तो यहाँ व्यवस्थाएं व्यापक हैं। सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं व्यापक हैं, लोगों को यहाँ पे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बीडी जायसवाल और राम मिलन के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। हमारे सहयोगी संवाददाता पल पल की चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे कुंभ से, और इसी क्रम में हमारे साथ आशुतोष शुक्ल जी आ चुके हैं, वो उनसे बात करते हैं। आशुतोष जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आशुतोष जी, परसों यानी कि 4 तारीख को दूसरा शाही स्नान है और ये बहुत बड़ा एक आयोजन है। करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? आशुतोष जी। आशुतोष जी, एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछते हैं कि शाही स्नान जो 4 फरवरी को होने वाला है, सोमवार के दिन संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, प्रशासन और शासन की ओर से क्या कुछ प्रबंध? देखिए प्रणव, जिस तरीके से मौनी अमावस्या 4 तारीख को यहाँ पर मनाई जानी है, प्रशासन उसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और मौनी अमावस्या 4 दिन के पहले ही जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का आगमन शुरू हो गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सिंह ने आपको रिपोर्ट दिखाई कि 2 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं के यहाँ पर जन सैलाब पूरी तरह से उमड़ता चला जा रहा है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से वह यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा सिंगार के शब्दों में कहूँ तो पूरे प्रयागराज में जो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है, उसके नक से लेकर के सिख तक जो भी श्रद्धालु है वह तारीफ करते हुए नहीं आगा पा रहे हैं। और पूरी तरीके से इस वक्त जिस तरह से आपने प्रणव कहा कि अपने चरम पर है यह मेला, और इस पूरे मेले के अगर विवरण के बारे में बात करूं तो जिस तरीके से हमारे साथ युवा हैं, हमारे साथ गुड़गांव से आए हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस पूरे कुंभ को जिस तरह से इसके पहले के कुंभों के आयोजन को भी देखा है, महाकुंभ, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, कई जगहों पर जाकर के इन्होंने देखा है। ये आयोजन आपको कैसा लगा यहाँ का? ये आयोजन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना अमेजिंग। मतलब मैं जो सोच के आई थी, मैं बहुत डर रही थी कि पहली बार आई हूँ मैं तो खैर यहाँ, कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन इतना अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा, मतलब बिल्कुल होमली फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है लेडीज के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं गुड़गांव से आई हूँ। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, चाहे वो टॉयलेट बदलने की हो,
टॉयलेट जाने की, संगम पर नहाने की, कपड़े बदलने की हर व्यवस्था बहुत अच्छी है। सफाई, स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए बस व्यवस्था, हर 2 मिनट में बस की सर्विस बहुत अच्छी है। इसके लिए बिल्कुल बस की व्यवस्था अच्छी है, पानी बहुत साफ सुथरा था और काफ़ी सारे जो सेवक हैं बहुत अच्छी तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, जिससे मर्जी कुछ पूछो। प्रणव, हमारे साथ कानपुर से एक युवा आए हैं। इनका कहना है कि 25 से 26 साल इनकी उम्र है। कई बार इन्होंने कुंभ और महाकुंभ में भाग लिया है, लेकिन क्या लगा आपको इस बार? इस बार का कुंभ मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मन भावन, इतना लुभावन है ये कुंभ, इतना भव्य है कि मैं इसकी बड़ाई करते करते मैं थक नहीं रहा हूँ। पहले भी मैं जब यहाँ पर आया और इस बार जब आया हूँ तो यहाँ की जो व्यवस्था है सुनियोजित, सुसंचालित है। इतना आप स्टेशन से ले लीजिए या बस स्टैंड से ले लीजिए, हर 2 मिनट में यहाँ तक श्रद्धालुओं को लाने की व्यवस्था। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए हैं? मैं आजमगढ़ से आया हूँ और वैसे देखिए इतनी मैन पावर पॉपुलेशन आने के बाद भी इतनी साफ सफाई, इतनी तरीके से लोग देखभाल कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ का जो प्रशासन है निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं ये लोग। बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रणव, जिस तरह से आप स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि इस पूरे कुंभ के आयोजन को दुनिया आश्चर्य के निगाहों से देख रही है, जिज्ञासु है कि आखिर इतना बड़ा मानवों का समुद्र जो है एक छोटे से स्थान पर कैसे एकत्रित है। उस भाव और श्रद्धा के भाव को देख करके निश्चित रूप से दुनिया से आए हुए तमाम सारे विदेशी पर्यटक इस श्रद्धा के सामने श्रद्धा नत हैं और कहीं न कहीं अविस्मरणीय इस पल को वो अपने कैमरों में और आंखों में कैद करना चाहते हैं। प्रणव, एक सवाल का जवाब एक जो मौनी अमावस्या है उसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहता हूं, होता है और शाही स्नान की बात होती है तो ये प्रशासन के लिए, के विकास के लिए साधु सन्यासी जिस तरह से पूरे दिन गंगा में स्नान करके मौन रह करके उस ऊर्जा को जागृत करते हैं, कहीं न कहीं उसका अभिनव प्रयोग इस पूरे संगम क्षेत्र में लगातार चल रहा है। कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर आज मैंने देखा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े हुए तमाम वो छात्र, विश्वविद्यालयों के छात्र, वो युवा जो है यहाँ पर ध्यान और आध्यात्म के उन क्षणों से जुड़ना चाहते हैं कि आंतरिक शक्ति का किस तरह से उनका विकास हो और उस आंतरिक शक्ति के माध्यम से वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। इसके लिए वो युवा इस दिव्य और भव्य कुंभ में बड़े ही सकारात्मक रूप से आ रहे हैं। जी प्रणव। जी आशुतोष जी, और जब इतना बड़ा आयोजन होता है जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और बात जब शाही स्नान की हो तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि करोड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं उनमें से बहुत से संदिग्ध लोग भी आते होंगे। ऐसे संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? देखिए प्रणव, अगर मेला प्रशासन की व्यवस्था की बात हम कहें तो पूरी तरीके से जो है ये एक एक पल, एक एक सड़क, एक एक जगह पर जो है पूरे प्रशासन की निगाहें हैं। कौन संदिग्ध है, कौन नहीं है, इसके लिए हिंदुस्तान की सारी खुफिया एजेंसियां के रडार पर यह पूरा का पूरा कुंभ का मेला है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ के मेला क्षेत्र के डीआईजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि 20,000 से अधिक पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। वह पुलिस केवल जो है सुरक्षा का ही काम नहीं करेगी, मेला में आने वाले श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन भी करेगी, किस तरह से वो किन रास्तों पर जाएं, किस तरह से स्नान करें, किस तरह से अखाड़ों के दर्शन करें, साधुओं के दर्शन करें और किस तरह से फिर वो अपने गंतव्य को वापस जा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर पुलिस जो है सहयोगी भूमिका भी निभा रही है। और इसके अलावा जो भी सुरक्षा बल हैं, वो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर के जल पुलिस हो और जो भी विभिन्न सीआरपीएफ के लोग हों, वो सारे लोग अपने जो है भूमिका के साथ यहाँ पर मुस्तैद हैं। और ये मुस्तैदी कहीं न कहीं श्रद्धालुओं को इस बात के लिए कहीं न कहीं उनको जो है उत्साहित करती है कि वो पूरी तरह से पूरे मेले में सुरक्षित हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और इन धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के साथ ही जो गंगा के प्रति उनकी श्रद्धा है, जो कुंभ मेले के प्रति उनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को पूरी तरह से अपने मन में संजो करके अपने घर वापस जा सकते हैं। जी प्रणव। जी धन्यवाद आशुतोष जी और इस जानकारी के लिए। और वापस लौट कर आते हैं अपने स्टूडियो। आनंद जी, जब करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, और आशुतोष ने बताया कि पुलिस की और प्रशासन की क्या वहां पर व्यवस्था है। और इस बार का जो कुंभ है वो सिर्फ एक कुंभ ना होकर बल्कि ये कहा जाए कि तमाम चीजों को इसमें समाहित किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर नेत्र कुंभ का आयोजन है जिसमें 5 लाख लोगों को चश्मे दिए जा रहे हैं। मद्य निषेध विभाग की ओर से तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको नशे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। और इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की जा रही है। तो इन सारी चीजों को समाहित करते हुए, जोड़ते हुए कुंभ का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी
जैसे कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि जो ये कुंभ का पारंपरिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रहता था, उस परिदृश्य को और व्यापक करते हुए इस जो हमारी एकत्रीकरण समाज का करोड़ों की भीड़ जो यहाँ पर इकट्ठी हुई है, जैसे कि पिछले बार 2013 में लगभग 12 करोड़ लोगों का सम्मिलित होने का आंकड़ा था, इस बार ये संख्या और भी बढ़ेगी। 15 करोड़ का अंदाजा। जी। तो ऐसे एक ही स्थान पर इसमें भारतीय समाज के शिक्षित, अशिक्षित, बौद्धिक, साधु समाज, आम जनता, हर तरह के लोगों का एकत्रीकरण होता है। तो सरकार का एक नैतिक दायित्व बनता है कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ अपनी जो जवाबदेही जनता की है, जो उनको तमाम सुविधाएं सरकार से मिली हुई हैं, जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं, सरकार इन सब का उपयोग करके बड़ा निश्चय अच्छा संदेश दे रही है कि जैसे बालिकाओं के संवर्धन के लिए, सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा के लिए, टीकाकरण के लिए और भी युवाओं के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आपके स्किल इंडिया वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, तो अलग अलग विभागों की जो वहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, उनके माध्यम से एक तो उनको सीधी जानकारी मिल रही है एक ही स्थान पर, साथ ही साथ हर विभाग को एक समन्वय के माध्यम से जोड़ा गया है और मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ साथ उनको उसकी फैसिलिटेट कैसे किया जाए, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। तो निश्चय ही ये कुंभ का एक ऐसा अवसर है कि हमको सांस्कृतिक, पौराणिक महत्व के साथ साथ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में क्या सरकारी योजनाएं चल रही हैं, कैसे उनसे लाभान्वित हुआ जा सके, कैसे उनका महत्व विशिष्ट सोया जा सके, इन सब के बारे में जो सम्मिलित प्रयास हो रहा है, निश्चय ये पहली बार मुखर होकर सामने आया है और जनता भी इसको बड़े अच्छी तरह से ले रही है, इसको एकीकृत करके अंगीकृत कर भी रही है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल एक नए रूप में, एक नए आयाम के रूप में कुंभ पर्व का इस समय जो समागम है वो चल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सांस्कृतिक समागम है, ये विश्व पटल पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग वहां से आ रहे हैं। तो चलिए सांस्कृतिक गतिविधियां क्या कुछ हैं ये देखते हैं। हेलो, वारी जाओ चिरबीरा चिरबीरा दाना चर वारी जाओ चिरबीरा चिरबीरा ओ चिरबीरा दाना चर वारी जाओ चिरबीरा। चढ़ती ने दिखे मेरे तो रास रजामी संग में ब्रिज वाला रास रजामी संग में ब्रज वाला हो बांसुरी बजावे प्यारो नंद लाला रास रजामी संग
जी वाकई, और संस्कृत के तमाम रंग हैं वो कुंभ में देखने को मिले हैं। और आनंद जी, चलते चलते एक आपसे हम सवाल ये करना चाहेंगे कि चूंकि आप एक साहित्यकार हैं और कुंभ की बात जब चलती है तो साहित्य भी उस समय जो लिखा गया था वो पौराणिक साहित्य था और कुंभ को आध्यात्मिक, धर्म और पौराणिक महत्व को दर्शाया गया होगा। लेकिन आज का जो वर्तमान कुंभ है वो तमाम अन्य चीज़ों को समाहित किए हुए है। तो क्या आपको लगता है कि जो अब साहित्य लिखा जाएगा वो नए सिरे से लिखा जाएगा या नई परिभाषाओं के नए मानकों के आधार पर लिखा जाएगा कुंभ को लेते हुए? नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कारण उसका पौराणिकता और आध्यात्मिकता पे ज्यादा रहा। लेकिन इस बीच जब हमारा सर्वे जयन्तु सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः और अस्तो मा सद्गमय, ये सब जब चीजें समावित थी, रचनात्मकता जुड़ा, तो निश्चय ही अब जो साहित्य में जो चीजें आएंगी उसमें पौराणिकता के साथ साथ इसका सामाजिक वैशिष्ट और जन जुड़ाव, एकीकरण और साथ साथ हमारी संस्कृति का जो व्यापकीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है और पूरे विश्व ने हमारी भारतीय संस्कृति का जो जीवंतता देखी है, इनका समावेश भी होगा और विज्ञान सम्मत तरीके से इनकी व्याख्या होगी, ताकि नई पीढ़ी तर्क के आधार पर इन हमारे महत्वों को, जो हमारे वैशिष्ट है, इनको नकार जा सके और इनके वैशिष्ट को जो पूरा विश्व हमारा, जैसे योगा है, प्राणायाम है, आज पूरा विश्व इसको मान रहा है, उसी तरीके से हमारे इन जो पौराणिक महत्व के सवाल हैं इनकी भी व्यापकता होगी और निश्चय ही पूरा विश्व इसको एक्नॉलेज करेगा। जी बिल्कुल, और कुंभ की जो पहचान है वो विश्व पटल पर पहले भी थी और आने वाले समय में एक नए रूप में इसको देखने को मिलेगी लोगों को, और तमाम चीज़ें, इसके जो वृहद परिणाम है वो समाज और विश्व को देखने को मिलेंगे। और इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका। बहुत धन्यवाद।